आज हम फणीश्वर नाथ रेणु का एक सुप्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल प्रारंभ कर रहे हैं। यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं और द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं। तो आइए सुनते हैं प्रथम खंड परिच्छेद 1। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंचती थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भूनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सकता था। मलेट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है। वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई मां काली, दुहाई बाबा लर सिंह। यह सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहां से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मलेट्री के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मलेट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। यह रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मलेट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके मां काली को प्रणाम किया। दुहाई मां काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मलेट्री वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं। मूड़ी फांक रहे हैं और बहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मूड़ी फांक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मिमिया उठा। आरे, यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यहीं बागान का जमीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह जमीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपी वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है? इसको क्यों बांध कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेहल खट कर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। यहां मौसी के यहां आया है। खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव। साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बालदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है। बड़ा बहादुर है।
यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज करके कहा, हुजूर, जमीन 1 एकड़ 10 डेसिमल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर गिलानी हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गोसाई जी रामायण में कहिन है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीब नेवाज सिंह, मोत्तफा, जात राजपूत, मोकाम गढ़ बुंदेल राजपूताना, हाल मोकाम मेरीगंज। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नजर बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतजाम कर देना। तहसीलदार साहब, आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दल बल के साथ चले। खस्सी मेमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जित्तन बाबू, पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। आइए सुनते हैं परिच्छेद 2। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीलहे साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की फूली हुई कहानियां याद दिला देते हैं। गौना करके आई नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, जरा यहां गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, कनिया साहेब की कोठी देखेगी। यही है मकई साहब की कोठी, वहां है नील महने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहिब की कोठी थी, यहां साहिब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थ यात्रियों की बैलगाड़ियां यहां कुछ देर रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियां और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बूढ़ियां जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाड़े चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोगशाला मोटर गाड़ी, अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियां। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है
मेरीगंज कोठी। आज से करीब 45 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांव में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था, बस, और जाता कहाँ है। साहब ने 50 कौड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है, कौन जाने। गांव का नाम बदलकर रौतहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मेम मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा हा, परी की तरह थी साहेब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मेरी को जड़ैया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहां एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रौतहट की ओर दौड़ाया। रौतहट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रौतहट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया, अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीलहे साहबों की कोठियों की दीवारें अर्रा कर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियां बेचकर जमींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे कांके भेज दिया, अर्थात रांची स्थित पागलखाना, और कांके के पागलखाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई, नील के हौज टूट फूट गए हैं। पीपल, बबूल और अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में भी नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है। किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भुतहा जंगल कहते हैं। ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया, ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से। नंदलाल वहीं ढेर हो गया, बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है। बाकी मौसम में बड़े बड़े गढ़ों में पानी जमा रहता है, मछलियां और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गढ़ों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रौतहट स्टेशन से
हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थीं, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में दो राय हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वह कायस्थ टोली का गृहपति था। कायस्थ टोली वाले कहते हैं वह राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रिय को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रित्व को वे व्यंग विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी। बात तूल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया, मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदारी कचहरी के वकील बसंतो बाबू कर रहे थे। यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा, खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा ले। लेकिन बात बड़ी नहीं, न जाने कैसे यह धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूम फोड़ छत्री तो कभी नहीं सुना था। शिव हो, शिव हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राजपारबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राजपारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राजपारबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी थी। राम कृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खेलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे की बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खेलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहां दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खेलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव छत्री टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास
शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है। ढाक ढिन्ना ढाक ढिन्ना। ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान डंक बैठक और पहलवानी के पैंतरे सीखते हैं। सारे मैरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। आइए सुनते हैं परिच्छेद 3। डिस्टी बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। आपसीर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहां पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बेंग हैं, अर्थात मेंढक। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो। हमारा कसूर माफ कर दो। उसी दिन से खेलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहां रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो? तुम्हारी मौसी मेरी चाची होंगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खेलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल? बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्टी बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना है। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली अर्थात तंत्रिमा क्षत्रिय टोली में महंगू दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। ओलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, आमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भंसा घर अर्थात रसोई घर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रैट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुक लाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हलफाल कामकाज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे? 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाध टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादों पानी हिड़कर 1-2 सेर गैंची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों अर्थात घास की ढेरी के पास धरती खरोंच कर चूहे के मादों को कोड़कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौतहट हाट में कटिहार मिलके कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है। यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोले का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक मख्तियार है, विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ
तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। जोतकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था? पूरब मुलुक कामरू कमिच्छा हासाम अर्थात आसाम से काला बुखार वालों का लहू सीसी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलायती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुकलाल अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक ना एक लेकिन जरूर लगाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा, जेबा से एकरा में सबके मिलके मदद करे के चाहिए। मदद अर्थात मदद का हो सी प्रसाद। भगत की दुकान पर यूं तो हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमृत दास को लोग लबड़ा कहते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं। तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनेक्शन है। जरा इधर एकांत में आइए तो बता दें। तहसीलदार और सुमृत दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुढ़कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंखें टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमृत दास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पोलिया टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ कर दिया। उस दिन आफसीर बाबू को जो डाली दी गई थी सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली जाओ, देखो वे लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा जो धर्म है हम करेंगे। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा को टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिवशक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास पड़े हुए खाली मोड़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है? हम तो आप लोगों का सेवक है। आप तो लीडर ही हो गए, तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा, अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जमाहिर लाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहां लीडरी छांटने आया है। स्वयं सेवक ना घोड़ा का दुम। बाबू साहेब, मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल। हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं। चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमा कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिवशक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वोल्टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिवशक्कर मौसा, बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान अर्थात अपशब्द बात मुंह से निकालते हैं? पूछिए सबों से, महात्मा जी कहिन हैं। नीम के पेड़ का कागा
कांय कांय कर उठा। हरगौरी गुस्से से थर थर कांप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कह रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी? गुआटोली वाले हंसेरी अर्थात बलवा करने वाला दल लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया। गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे से बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आजा बेटा रे, गुआटोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की मां छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर, हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या है? हंसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की मां अब शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है। गुआटोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुआटोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकुरू का बेटा कलचरना काली क्रिया खाया है, अर्थात काली कसम खाया है। हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ, बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय। जय जय जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्नी महात्मा की जय। जय जय। ए शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे। इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या? हिंसावाद? किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अंटसंट? कलिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण, तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरिया, कल का छोड़ा, स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया है? लाट साहेब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकलदीप से 2 क्लास अर्थात क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है। इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लालबाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हा हा खी खी। लाल पढ़ना, ढाक ढिन्ना ढाक ढिन्ना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। आइए सुनते हैं परिच्छेद 4। सतगुरु हो, महंत साहेब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास, हो जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरकुआ को देखता है, अर्थात भोर के तारे को देखता है। फिर रामडंडी अर्थात 3 तरवा को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जाग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ? एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सतगुरु साहेब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है। और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी
जो नहीं सुधरा वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव ना जाने भोंदू पेट भरे से काम। बस दो ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। जागहु सतगुरु साहेब, सेवक तुमरे दरस को आया जी। जागहु सतगुरु साहेब, डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक। भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देख कर भागा जी। ज्ञान नैन साहेब के खुली गयो, थर थर कांपत माया जी। जागहु सतगुरु साहेब। माघ के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रातकी अर्थात प्रभाती की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मंडरा रही है। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थीं। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है, सहनाई के साथ सुर देने वाली सहनाई की तरह। भों ओ ओ ओ। रामदास की खंजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमिक रुन झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक सबद रामुरा झी झी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, रामुरा झी झी। और तब सत्संग। रोज इसी वेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य साधु सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी अर्थात राशन बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल में माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थल में माही। तृतीय चक्र मणिपूर्ण जानो, नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जायला कहे हियन त कहे हथिन बलू सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगलेन है, दुकान में सबुरदाना न भेटाई है। कोठारिन लक्ष्मीदासिन का रोज इसी समय बक बक छक छक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या करें, मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु वैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो। भंडारी, जितने मूर्ति आज हैं सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। बाल भोग अर्थात जलपान एवं प्रसाद अर्थात भात। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहेब सपनाधीन है। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्यरात्रि में सतगुरु साहेब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहेब बंदगी किया। हमको दयाभाव दे के साहेब कहिन, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेक बदल करके आए
और तू पहचान लिया? तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य ज्योत है। सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं? गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर्ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, ग्रहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बलदेव हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। जोतखी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में यतलाए देकर अर्थात इत्तला देकर इन लोगों का मोचिलका करवा लिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग डेग पर डाली। कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी। इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है। ढाक ढिन्ना ढाक ढिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। कालीथान के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं यादव संतान। बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खेलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज ऐसा चरखा चलाने वाले। कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसावाद करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिन का सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना, अभी और सीख रहा है। सिपहिया टोला में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई है। हल्दी बोला दिया है अर्थात चित्त कर दिया है। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाली ने, पोख्ता मकान भी मात। अगले शनिचर को डॉक्टर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंस चरमन बाबू जरूर यादव ही होंगे। भैंस चरमन अर्थात वाइस चेयरमैन। किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा? भैंस चरमन बाबू। तहसीलदार के यहां जाकर देखो, कुर्सी ब्रीच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रौतहट के मेला में गड़ता है। शनिचर को ही महंत साहब का भंडारा है। पूरी जिलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर जो रखैलिन रखता है वह बाबाजी नहीं, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखैलिन नहीं दासिन है। किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है। हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान। एक ही कपड़ा पहनती थी। कहां वह बच्ची और कहां 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी। ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे। उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी मां मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह रमदसवा। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ के मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी
कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। सभी शास्त्र पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासिन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत साहब, इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था। वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी। लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थी। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं, व्यभिचारी है। पूड़ी जिलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खेलावन के यहाँ पिछले साल मां के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलैक में 1 बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी, चरमन चीनी 2 नमरी, नमरी अर्थात 100 रुपए का नोट। तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जिलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जिलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक घैला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। 5 सुपारी पर घैला भर पानी। जरा भी घैला हिला, 1 बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं। जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को 1 जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जिलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवनदास, बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो। जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते। बिरंची कहाँ है। बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दमशुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कोड़ी 4 नहीं, 4 कोड़ी 7, ततमा टोली में पूरे 5 कोड़ी, दुसाध टोली में 2 कोड़ी, कोयरी टोले में 6 कोड़ी 3 कोड़ी अर्थात 1 कोड़ी में 20 संख्या होती है। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन में एक निकालकर बखेड़ा ना खड़ा कर दें। क्या ठिकाना है। बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध ना हुआ तो सरब संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या। महंत जी से कहना होगा। बाभन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो सतगुरु हो। बाभन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू, इसमें हर्ज ही क्या है। नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासिन ने आकर खबर दी, सिपहिया टोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो।
यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा है कि बालदेव यदि इंतजामकार रहेगा तो महंत साहब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो तो महंत साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी। वाह रे, यह भी कोई बात है। महंत साहब, मैं कह देती हूं, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूं। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठीं और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया। आंखों में समा गया बालदेव शायद। आइए सुनते हैं परिच्छेद 5। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरानिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इससे सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह गए थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा, हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं। तुम ही बताओ खिलावन भाई। बूढ़े जोतखी जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं हैं, गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दारोगा गांव की गली गली में घूमेगा। और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना। शिव हो, शिव हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर। मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफेद मलमल की साड़ी के खूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, जोतकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोखी हैं। सतगुरु साहिब कहिन है, जहां मेल तहां सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर परमारथ के बदले 100 आरथ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमारथ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं। जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर के परमारथ कारज में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमारथ कारज देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सतगुरु साहब गांव का मंगल करेंगे। आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई। उसका चेहरा तमतमा गया है, गाल लाल हो गए हैं और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बालदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वह दोहा कवित्त नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जेहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था के पास ही वह पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई। लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा तो और मानो नशे में उठकर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से गंधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारिन साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दोखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक हैं, हम कोई विद्वान नहीं हैं।
शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जयमंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है, वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहिन हैं, वैष्णव जन तो उसे कहते हैं जो पीर पराई जानता है रे। मोमेंट में जब गोरा मलेट्री हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे। बालदेव के भाखन के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाखन जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है, धन्य है। देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी का जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। देखिए। अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है, कौन सह सकता है। जब गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मलेट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया, तिस पर भी हम इस नहीं किया। इस अर्थात चूचमड़। आखिर हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि सुराजी लोग जेहल को क्या समझते हैं। जेहल नहीं, ससुराल। यार, हम बिहा करने को जाएंगे, मगर जेहल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात का तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निर्जला अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले, दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम लिया है तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों की परिवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा। हम चन्ननपट्टी चले जाएंगे, वहां आश्रम है। घर घर चरखा करघा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहे कि चौधरी जी, आप हमारा गुरु हैं, आपका वचन हम नहीं काट सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है, जो गांव उन्नति नहीं किया है हम वहीं सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चन्ननपट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहां सफाई रहती है वहां का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगुला की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो, जो पढ़ना जानते हैं इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टैप में छापी किया हुआ है, 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौका से सभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खेलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, जाओ पढ़ दो, लेकिन वह बड़ा शर्मीला है। हरगौरी, पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ, बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थरथर क्यों कांपते हो? सेवा में बालदेव सिंह जी महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों की एक विशेष बैठक तारीख 8/12/1945 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा,
टैप में छापी हुए खत का अब अर्थ समझाएगा। चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहां आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो सिंह जी क्या कहते हैं। बालदेव, तुम यहां से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। दो हंडी एक जगह रहे तो ढनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमार्ग पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं। बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के इस्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ हैं सिंह जी। मन में कोई सात पांच नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्ही महात्मा की जय जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूरी जिलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था? महात्मा जी का झंडा पतक्खा नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा। उसको कहो अपने नाना दारोगा साहेब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट, हाकिम, कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है। खेलावन सिंह यादव को सिंह ने जिस चालाकी से एक किनारे किया है, इसे कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खेलावन ने सब समझ लिया। खेलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को तो देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिले तहसीलदार जी। खेलावन को 60 वर्षा नहीं समझना। 60 वर्षा अर्थात 60 वर्ष तक समझदारी का ना आना। सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बघाड़ता है बालदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली के मुखिया से होना चाहिए। सुराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहां रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और समय पड़ने पर सब धान 22 पसेरी। जोतखी जी खेलावन के चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ है। खेलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जन्मपत्री काशी जी से बनकर आ गई क्या? जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा जोतकी काका। आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है। जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जेहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को खत्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही अस्पताल के सामने की जमीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, शामियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है, विजय होते होते शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां जाएंगी टीसन। भैंस चरमन बाबू ने बालदेव से कहा है। कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे। काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सभी बारी बारी से महंत साहब को साहेब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया है। बालदेव बाबू, तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बाँचो। हम डोल डाल से हो आए। डोल डाल अर्थात नित्य क्रिया। कहाँ हो रामदास? गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धुनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने उलटता है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ते होए। शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। लक्ष्मी लालटेन जलाकर
सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए। संतो सारे जग बौराने। लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है। मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। तो आज हमने सुने मैला आंचल उपन्यास के परिच्छेद 1 से 5 तक। आगे के परिच्छेद हम अगले भाग में सुनेंगे।